बैक टू चैनल कृषि। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मैंने एक और वीडियो बना रखा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो उस वीडियो के बाद उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज ए फ्रेंड मोमेंटम और न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोमेंटम की। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोमेंटम हमको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोगों को मोमेंटम पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है मोमेंटम। वो टोटली डिपेंडेंट है मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि जो वहाँ पे बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो अगर आपको मोमेंटम ही नहीं पता होगा क्या होता है तो आप फिर उसका रेट ऑफ चेंज कैसे ही निकालोगे। तो इसलिए हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो वी शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम होता क्या है। तो इन सिंपल टर्म्स मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी विथ मास m एंड वेलोसिटी v। ये तो मैंने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं इसको हिंदी भाषा में परिभाषित ट्रांसलेट करके मतलब जो भी कहते हैं हिंदी में है हिंदी, तो उसे अगर ट्रांसलेट करके बताऊँ तो ये होता है, सिंपल सी बात है कि फोर्स कितना इम्पैक्ट लगा रही। भाई तुमने फोर्स तो लगा दी, उसका इम्पैक्ट तुमने दीवार को तो मतलब धक्का दे दिया, उसका इम्पैक्ट हुआ, कुछ हुआ दीवार को, कुछ नहीं हुआ ना। मतलब फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंडेंट होती है। अगर तुम्हारे मास तुम्हारी दीवार का इतना ज़्यादा है, तुम्हारे फोर्स का जो मतलब तुम जितने वेलोसिटी से फोर्स लगा रहे हो कम है, तुम हिल पाएगी दीवार तुम्हारी? नहीं हिल पाएगी। इसीलिए फोर्स जो है वो मास के भी डिपेंडेंट होता है। और अगर तुम तेज वेलोसिटी से आ जाओगे तो फिर दीवार में कई बार मतलब हल्की दीवारें जो होती हैं वो टूट भी जाती हैं। अपने से मास से ज़्यादा वाली दीवार में भी अगर तुम तेज वेलोसिटी से आ रहे हो तो तुम उसको चोट कर सकते हो। बुलेट जो होती है वो इसी तेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करती है और इतनी तेज़ आती है क्योंकि अब 20-22 ग्राम की बुलेट आपको क्या ही कर सकती है। अगर आप ऐसे उसको खेल भी सकते हो उसको लेके, लेकिन वो इतनी वेलोसिटी के साथ आती है गन से निकल के कि जब आपको लगती है तो आपको चीर के निकल जाती है। तो ये इन दोनों एग्जाम्पल्स आपको ये तो समझ में आएगा कि फोर्स जो है उसका कुछ रिलेशन मास से भी है और फोर्स का कुछ ना कुछ रिलेशन तो एक्सेलरेशन से भी है। तो इससे आप ये डिराइव कर सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डेरिवेशन अपनी किताब से पढ़ लेना। तो ये जब आपने डिराइव कर लिया तो जैसे आपने फोर्स को एक क्वांटिटी माना था, वैसे मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है जो मेजर करती है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। और जैसे फोर्स में आपने मास इनटू एक्सेलरेशन किया था, वैसे ही आप मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी करते हैं। सो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू mv। जो फार्मूला इतना फेमस फार्मूला डिराइव हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि हम लोग मास को और वेलोसिटी को अगर प्रोडक्ट निकाल लें तो वो एक ऐसी यूनिट बन जाएगी जिसको हम लोग एक स्पेशल नेम दे सकते हैं जो कि है मोमेंटम। और अगर आप ये पूछें कि मोमेंटम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का मास के साथ कुछ अलग रिजल्ट आ रहा था, वेलोसिटी के साथ कुछ अलग रिजल्ट आ रहा था। तो कोई एक ऐसी मेजरमेंट होनी चाहिए थी जिससे हर ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों से रिलेशन में सेम ही रिजल्ट आए। इसलिए मोमेंटम का आविष्कार हुआ, मोमेंटम का इन्वेंशन हुआ और मोमेंटम से न्यूटन का सेकंड लॉ बना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेटली अगर मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बताऊं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, ऊपर से गई होगी, लेकिन मैं आपको इसको अब एक्सप्लेन करूंगा तो यार ये तो कुछ भी नहीं था। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब होता है कि चेंज मतलब होता है कि जो मतलब जो बड़ी चीज़ है उसमें अगर आप छोटी चीज़ घटा देंगे तो उसका होता है वो तो होता है चेंज। आपने जब एक्सेलरेशन पढ़ा होगा तो आपने मतलब उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। मतलब आपने उसमें v मतलब जो फाइनल वेलोसिटी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से यहाँ पे जब हमने मोमेंटम अभी पढ़ा तो वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ। तो मोमेंटम भी आपको एक्सप्लेन हो ही गया था और मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपली बहुत सिंपल लॉ है। मतलब बहुत सिंपल तो नहीं, तीनों लॉ में सबसे कठिन मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ ही लगता है। तो जो सिंपली ये कहता है कि जो मोमेंटम की रेट है चेंज होने की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको प्रोपोर्शनल वर्ड पता होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अंतर ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स को बढ़ाओगे तो मोमेंटम की चेंज होने की रेट भी बढ़ेगी, और अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स को घटाओगे तो मोमेंटम के चेंज होने की रेट भी घटेगी। यही है अप्लाइड मतलब यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स मतलब उल्टा। अगर आप अप्लाइड मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता नहीं, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अगर कहीं फ्यूचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड आता है उससे कंफ्यूज मत हो कि अगर आपकी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स बढ़ेगी, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है
तो फिर आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो घटेगा। ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, होता तो ये है कि अगर वो बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, और यही न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टेट करता है। और इसी की मदद से आप बहुत ही फेमस फेनोमेना आप लोगों ने अपने कोच को बोलते हुए देखा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा और उससे आपको पूरा न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपको तो तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके क्रिकेट के जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि जब कैच लो बेटा तो हाथ को अपने हमेशा पीछे कर लेना, हाथ को हमेशा अपने पीछे कर लेना, जिससे कि मतलब बॉल आपके हाथ में लगती नहीं है। लेकिन आप कभी आपके दिमाग में सवाल ऐसा क्यों होता है? ये बुक में क्लास 9 की किसी की बुक में उठा लीजिए, आप NCERT में भी शायद दिया हुआ है, पता नहीं, लेकिन उसमें आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मैंने आपको बताया कि फोर्स जितना लगेगा वो मास और एक्सेलरेशन के वो मतलब उन दोनों के मल्टीपल के। लेकिन अभी मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको एक्सप्लेन किया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। तो जो रेट होता है मतलब अपॉन टाइम, आप कहीं भी रेट समझ लो, वर्ड सुन लो, मतलब अपॉन टाइम, मतलब अगर आप टाइम को बढ़ा दोगे तो जो रेट, मतलब अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो तो जो ओवरऑल जो सम आता है वो तो घट जाता है। मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आपका जो ओवरऑल सम है वो तो घट जाएगा। इसीलिए मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमेशा रेट में टी होता है डिनोमिनेटर में। तो अगर आपने टी को बढ़ा दिया, अगर आपने टाइम को बढ़ा दिया तो आपका जो इम्पैक्ट होगा फोर्स का वो घट जाएगा। तो इसीलिए जब मतलब जो पीछे करते हैं हाथ को, तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग जो टाइम होता है उसको बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है वो हमारे हैंड्स पे कम हो जाता है और हमको चोट नहीं लगती। अगर हम डायरेक्टली अपना हाथ के लो भाई मार लो बॉल, और अगर सीधे अपना हाथ ऐसे कर देंगे तो जो टाइम होगा, जो टी होगा वो बहुत ही कम होगा। और अगर टी कम हुआ, अगर डिनोमिनेटर कम हुआ तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए इम्पैक्ट जो होगा फोर्स का वो आपके हैंड से बहुत ज़्यादा होगा और आपको बॉल बहुत तेज़ी से लग सकती है। तो एकदम फेमस, सबसे फेमस न्यूटन के सेकंड लॉ का यही एग्जांपल है और सबसे ज़्यादा इजी भी है ये एक्सप्लेन करने के लिए। और मैंने इससे आपको पूरा न्यूटन का सेकंड लॉ इजीली एक्सप्लेन कर दिया होगा। आप एक बार स्टेटमेंट उसकी रीड कर लीजिएगा, स्टेटमेंट से आप जितनी भी थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं उनमें बैठ सकते हो, उनको दे सकते हो। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स बेसिकली आते हैं मेनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो आएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो चैनल पर स्टे ट्यून जरूर रहिएगा। सो यू कैन से नेक्स्ट टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much, going up नीचे आऊंगा